देखिए, बस्ती के सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज पर एक्शन की खबर मिल रही है। सरदार पटेल पैरामेडिकल कॉलेज को सील किया गया है। छात्रों से ठगी के मामले में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। पैरामेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रबंधक पर केस दर्ज हो चुका है। आंध्र प्रदेश की ग्लोबल यूनिवर्सिटी का फर्जी सर्टिफिकेट देते थे। 10 तरीके की कोर्सेज के 7 कॉलेज में फर्जी व्यवस्थाएं कर रखी थी। छात्रों से 1 से 1.5 लाख रुपए की वसूली होती थी। पैरामेडिकल कॉलेज के 450 छात्रों के साथ फर्जीवाड़े का आरोप है। बस्ती के जिलाधिकारी से छात्रों की कल मुलाकात थी और उन्होंने घेराव किया था। मांग रखी थी कि इस तरीके के फर्जीवाड़े से उनके पैसों की वसूली की जाए, वापस किए जाएं। फिलहाल इस पूरे मामले पर एक्शन की खबर मिल रही है। यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया है। अब जांच होगी। देखना यह होगा कि जो छात्र फर्जीवाड़े में फंसे उनके पैसे वापस होते हैं या फिर नहीं। देखिए, खबर लखनऊ से है। रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए बीजेपी का प्लान सामने आया है। रूठे कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी अब टिफिन बैठक करेगी। जेपी नड्डा आगरा से करेंगे अभियान का आगाज। कार्यकर्ताओं से सरकार की योजनाओं पर बात होगी। कार्यकर्ताओं को मनाने के बाद जनसंपर्क अभियान जोड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव के लिए मेगा प्लान पर काम कर रही है बीजेपी। और देखिए, नए आइडियाज के साथ सामने आए हैं। नया इनोवेशन ये है कि टिफिन पर चर्चा होगी। कार्यकर्ता अपने घर से टिफिन लेकर के आएंगे और बैठ करके पहले चर्चा, बातचीत और मिल बांट करके घर का बना खाना खाएंगे। तो रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने का ये एक नया जरिया, साथ में रणनीति पर चर्चा मंथन का नया तरीका। बीजेपी की ओर से एक नया इनिशिएटिव। आगरा से इसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आगरा आएंगे। योजनाओं पर चर्चा होगी, बातचीत होगी, लेकिन उससे पहले न्योता रूठे कार्यकर्ताओं को गया है कि अपने घर से खाने का डब्बा लेकर के आइएगा, हमारे साथ बैठ करके चर्चा कीजिएगा और घर का ही बना खाना खाएंगे। आइए सीधा रुक करते हैं आगरा का। हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय ज्यादा जानकारी के साथ ग्राउंड से जुड़ चुके हैं। नितिन, जरा बताइए कि किस किस को न्योता गया है इस टिफिन के पे चर्चा के लिए? कौन कौन लोगों को तैयार किया गया है? देखिए, बिल्कुल ऐसे कार्यकर्ता जो लंबे समय से उपेक्षित पड़े हुए हैं या जिनको लंबे समय से संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी है, लेकिन वो एक दौर में जिनका वो जो प्रभावशाली रहे हैं, जिन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली हैं, उन्हीं सभी कार्यकर्ताओं को न्योता दिया गया है। वर्तमान में जो एक्टिव कार्यकर्ता हैं उन सभी को बुलाया गया। तो आगरा में से इस अभियान की शुरुआत हो रही है और भारतीय जनता पार्टी बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज़ के लिए जानी जाती है और इसी क्रम में ये टिफ़िन बैठक का एक नया कॉन्सेप्ट लेकर बीजेपी आई है। उत्तर प्रदेश में आगरा से इस अभियान की शुरुआत हो रही है। चूँकि महाजनसंपर्क अभियान इस समय चल रहा है, लगातार तमाम क्लस्टरों में जो दूसरे जो मंत्री लेवल के या वरिष्ठ पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, उसी क्रम में उसी बीच ये टिफ़िन बैठक का कार्यक्रम है और इसके ज़रिए जो जेपी नड्डा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कल रहेंगे और आगरा के जतिन रिसोर्ट में इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत होगी। तो कुल मिला के जिस तरह से याद होगा कि आरएसएस इस तरह के सहभोज के जो कार्यक्रम पहले भी आयोजित करता रहा है, उसका जो राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी इसको टिफ़िन बैठक का नाम दे रहा है। टिफ़िन बैठक के जरिए एक तरफ तो जो सामाजिक समरसता है उसको कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक मैसेज देगी कि सभी धर्म जाति के लोगों के साथ एक साथ बैठकर एक मंच पर और एक बड़े नेता के साथ संवाद करना एक महत्वपूर्ण ये मैसेज है। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने पास लाना, भावनात्मक तौर पर उनको जुड़ाव करना, उनको एक मंच पर लाना, एक दूसरे के सुख दुख को समझना, ये इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा है। कल जेपी नड्डा जब खाना खा रहे होंगे तो उनके साथ कई सारे ऐसे बिल्कुल की तस्वीरें सामान्य कार्यकर्ता दर्शकों को आप और आपके कैमरा सहयोगी के जरिए नितिन दिखाएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। तो देखिए, टिफिन पर बैठक, घर से खाने का डब्बा लेकर के आएंगे तमाम कार्यकर्ता, जेपी नड्डा के साथ लंच करेंगे। इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। वाराणसी एयरपोर्ट पर 1 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। एयरपोर्ट के टॉयलेट से सोने के 16 बिस्किट बरामद हुए हैं। 2 किलो सोने के 16 बिस्किट पॉलिथीन में रखे हुए मिले हैं। कस्टम डिपार्टमेंट ने शारजाह से आए यात्रियों की जांच की है। बड़ी खबर, टॉयलेट से 16 बिस्किट पॉलिथीन में रखे हुए मिले हैं। कस्टम डिपार्टमेंट ने शारजाह से आए यात्रियों की जांच की है, उसके बाद यह बिस्किट बरामद हुआ है। एयरपोर्ट के टॉयलेट पर कस्टम की डर की वजह से शायद किसी ने छोड़ा है, लेकिन 1 करोड़ का सोना एयरपोर्ट से बरामद किया गया है। बड़ी खबर, वाराणसी एयरपोर्ट पर 2 किलो का सोना बरामद हुआ है।
16 बिस्किट टॉयलेट में पॉलिथीन में बंद मिले हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। वाराणसी एयरपोर्ट पर कस्टम डिपार्टमेंट की चहलकदमी। शारजाह से आए फ्लाइट से पूछताछ, जितने यात्री आए उनसे पूछताछ की जा रही है, डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल टॉयलेट से ये बिस्किट मिला है। 16 बिस्किट है सोने के, इनकी कीमत 2 करोड़ है। शारजाह से ये फ्लाइट आई है जिसमें तमाम यात्रियों से अब पूछताछ की जा रही है, खंगाला जा रहा है। फिलहाल ये 16 बिस्किट बरामद हुए हैं एयरपोर्ट वाराणसी का, जहां टॉयलेट से पॉलिथीन के भीतर बंद ये 16 बिस्किट बरामद किए गए हैं। अब छानबीन की जा रही है। शारजाह से जो फ्लाइट लैंड करी है वाराणसी एयरपोर्ट पर, उसे अब खंगाला जा रहा है, यात्रियों से पूछताछ की जा रही है। आखिरकार टॉयलेट में ये 16 सोने के बिस्किट जिनकी कीमत 2 करोड़ है, वो कहां से आए। आगे बढ़े, बात करें 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी का महाजन संपर्क अभियान भी जारी है। लोकसभा सीटों को लेकर के क्लस्टर्स बनाए गए हैं और प्रमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो भी क्लस्टर के प्रमुख हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी सरकार के 9 साल के कामकाज का बखान कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज कानपुर में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। प्रयागराज में राज्यसभा सांसद आदित्य प्रसाद, तो यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, फूलपुर से भाजपा सांसद केशरी देवी पटेल मोदी सरकार के कामकाज की जानकारी देंगी, बखान करेंगी। 9 साल की कुछ ऐसी योजनाएं जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर एक संसदीय क्षेत्र में कवर करती चली आई हैं, उसके हिसाब से भी साझा की जाएगी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। आइए समझते हैं बीजेपी की स्पेशल 21 कहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। आज के दिन आर.के. सिंह केंद्रीय ऊर्जा मंत्री कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। आदित्य प्रसाद राज्यसभा सांसद, प्रयागराज में इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री, ये भी प्रयागराज में मौजूद रहेंगे। केशरी देवी पटेल बीजेपी सांसद, इनका भी प्रयागराज क्लस्टर में ही नाम है। मीनाक्षी लेखी केंद्रीय राज्य मंत्री आगरा, यहां इनकी जिम्मेदारी है। एसपी सिंह बघेल केंद्रीय राज्य मंत्री आगरा, ये आगरा से ही आते हैं और इसी क्लस्टर की जिम्मेदारी है। संजय निषाद कैबिनेट मंत्री यूपी, इन्हें पूर्वांचल से आते हैं तो आजमगढ़ की जिम्मेदारी दी गई है। धन सिंह रावत मंत्री उत्तराखंड, इन्हें बस्ती भेजा गया है। राकेश सचान कैबिनेट मंत्री यूपी, ये बस्ती की जिम्मेदारी में है। वीरेंद्र सिंह मस्त भाजपा सांसद, इन्हें बलिया भेजा गया है। अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय राज्य मंत्री, इन्हें मऊ की जिम्मेदारी दी गई है। तो कुछ क्लस्टर्स के प्रमुख बनाए गए हैं और इनके कंधों पर बाकायदा साफ सुथरे तौर पर जिम्मेदारी निर्धारित की जा चुकी है। इन्हें अपने अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचना है, वहां पर सरकार के 9 साल की, खासकर केंद्र के 9 साल की योजनाओं को, उपलब्धियों को जनता के बीच बोल्ड और हाईलाइटेड, यानी स्पष्ट तौर पे फिर से याद दिलाना है कि 9 साल में लोगों ने ये चीजें पाई हैं। आगे बढ़ते हैं। यूपी से हरियाणा पहुंची पहलवानों की लड़ाई। कुरुक्षेत्र में आज खाप की पंचायत होनी है। सुबह 11 बजे कुरुक्षेत्र के जाट भवन में सर्व खाप पंचायत होनी है। आगे के आंदोलन की कुरुक्षेत्र में रणनीति बनेगी। कुरुक्षेत्र में खापों के चौधरी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत ने यह फैसला सुरक्षित रखा था और अब माना जा रहा है कि उस फैसले को डिस्क्लोज करने के लिए कुरुक्षेत्र का यह जाट भवन सर्व खाप पंचायत से कहीं एक मंच का काम कर सकता है। यहां से आगे की रणनीति को लेकर के देखना होगा कि उस रणनीति को साझा किया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि यहां पे भी सर्व खापों के चौधरी कोई फैसला लेंगे। कल सोरन में देखा गया किस तरीके से तमाम खापों के चौधरी मौजूद रहे, प्रतिनिधि मौजूद रहे और उन्होंने एक फैसला लिया। हालांकि वो फैसला सुरक्षित है। आज नजरें कुरुक्षेत्र पर, तो इसीलिए हम भी आपको कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी मौजूद हैं, सुबह से वहां की हो रही हलचलों को भांप रहे हैं। जाट भवन की तस्वीरें भी दिखाएंगे और आने वाले वक्त की जो रूपरेखा है कार्यक्रम की, वो भी बताएंगे अविनाश। जी देखिए, इस तरह अगर बात की तो 12 बजे के बाद ये बैठक शुरू होगी जिसमें सर्व खाप के समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे। हालांकि अगर बात की तो 4 से 5 रोज पहले जींद में, जो कि हरियाणा में ही पड़ता है, वहाँ पे एक पंचायत आयोजित की गई थी जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि सर्व खाप पंचायती इस पूरे मामले को और आंदोलन किस तरीके से आगे ले जानी है इसका निर्धारण करेगी। और इसी के बाद आज कुरुक्षेत्र में ये सर्व खाप पंचायत बुलाई गई है। तैयारियां आपको दिखा देते हैं। इसी अगर हॉल के अंदर बात की तो सर्व खाप पंचायत का आयोजन होना है। तमाम तरीके से यहाँ तैयारियां कर दी गई है। 2 यहाँ पे
पे स्टेज लगाए गए हैं माइक के साथ, और इसके अलावा अगर बात करें तो बैठने के लिए यहाँ पे गद्दे बिछा के चादर डाल दिए गए हैं। अब इंतजार किया जा रहा है कि सर्व खाप समाज के लोग कब तक आएंगे। जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि 12 बजे के बाद लोगों का आना शुरू होगा और तकरीबन 1 बजे से ये बैठक की शुरुआत हो सकेगी, जिसमें फिर आगे का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि पहलवानों के आने की अब तक यहाँ पे कोई भी जानकारी नहीं है। जो तमाम तरह सर्व खाप जाति के लोग आ रहे हैं उनके यहाँ पे आने के बाद भोजन की व्यवस्थाएं की जा रही है। नीचे अगर बात करें तो किचन में पकवान भी बन रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें तो जाट धर्मशाला है कुरुक्षेत्र का, यहाँ पे तैयारियां पूरी कर दी गई है आयोजकों की ओर से, और इंतजार है सर्व खाप पंचायत के समाज के लोगों के आने का, जिसमें अगर बात करें तो हरियाणा के भी तमाम तरह लोग रहेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी लोग रहेंगे, जिसमें मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, बागपत, यहाँ के भी तमाम तरह लोग यहाँ पे आएंगे और मौजूद रहेंगे। चूंकि अगर बात की जब सुबह हम यहाँ पे आयोजकों से बातचीत कर रहे थे तो उनका साफ तौर पे कहना था कि जो भी निर्णय होगा उस निर्णय के साथ सब लोग आगे जाएंगे। अगर खून बहाने के लिए कहा जाएगा तो खून भी बहाया जाएगा, लेकिन अब पहलवानों को न्याय दिलाया जाएगा और कठोर से कठोर निर्णय आज लिया जाएगा। तो देखना है कि क्या सर्व खाप पंचायत निर्णय लेती है, क्योंकि इसके बाद अगर बात करें तो 4 जून को गोहाना में देखिए तैयारियां पूरी हैं और जैसे ही हलचल बढ़ेगी हम आपका रुख करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। जाट भवन से हमारे सहयोगी अविनाश को आप देख पा रहे हैं, जिनका कहना यह है कि इस भवन में ही तमाम चौधरियों का इकट्ठा होना है, तस्वीरें बदलेंगी। कौशाम्बी में चलते ट्रक में भीषण आग की खबर के साथ शुरुआत करते हैं। ड्राइवर क्लीनर ने ट्रक से कूद करके जान बचाई है। ट्रक में आग किस वजह से लगी ये साफ नहीं, लेकिन जरा इन तस्वीरों को देखिए आप। सड़क किनारे ये आग के गोले में तब्दील ट्रक है। ट्रक का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ धुएं का काले गुबार और आग की लपटों को आप सड़क के किनारे देख सकते हैं। ये ट्रक है। कौशाम्बी के हाईवे पर 2 ट्रक में भीषण आग का ये मामला सामने आया है। हाईवे पर 2 ट्रक को ढूंढ पाना मुश्किल है, क्योंकि इन ट्रक के एवज में इनकी जगह पर सिर्फ धुआं और आग निकलती दिखाई दे रही है। ये काला धुआं दूर से देखा जा सकता है। आग की लपटें पेड़ों को छूने को तैयार हैं। ये ट्रक पूरी तरीके से आग के हवाले है। गनीमत बस इतनी रही कि क्लीनर और ड्राइवर ने इस वक्त रहते कूद करके अपनी जिंदगी बचा ली, वरना इस ट्रक में फंसने पर बचने का कोई भी चांस नहीं रह सकता था। जिस तरीके से यहाँ हाईवे पर आते जाते लोगों ने इस ट्रक को जलते देखा, उन्होंने वीडियो बनाया। दमकल विभाग की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर के कहीं इस आग को बुझाया जा सका। लेकिन जब तक आग को बुझाया जाता, पूरा ट्रक जल करके खाक हो चुका है। ऐसा 2 ट्रक के साथ हुआ। कौशाम्बी के हाईवे से ये वीडियो सामने आया। आइए आगे बढ़े, बात करें बहराइच से आई खबर की। दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध हालत में मौत की खबर मिल रही है। दूल्हा दुल्हन के शव मिलने के बाद हड़कंप मचा है। दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध हालत में मौत की जांच अब की जा रही है। घर में शगुन मंगल का कार्यक्रम था, लेकिन इसी बीच दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत की खबर ने घर के माहौल को मातम में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि दूल्हा दुल्हन की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। नई नवेली दुल्हन ससुराल ही पहुंची थी, लेकिन अगली सुबह बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में दोनों की लाश मिली है। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी है। दूल्हा दुल्हन दोनों की बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। शादी में इकट्ठे तमाम लोग थे, शादी का माहौल ही था। दूल्हा दुल्हन की मौत की खबर के बाद मातम में तब्दील। संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है दूल्हा दुल्हन की। 30 मई को धूमधाम से इनकी शादी हुई थी। शादी के बाद ससुराल आई थी दुल्हन और 31 मई को दोनों का शव कमरे से मिला है। और दूल्हा दुल्हन के शव के बाद हड़कंप की स्थिति। हमारे साली का घटना हुआ। 30 तारीख को शादी हुई, 31 तारीख को विदाई हुई और फिर उसके दूसरे दिन फिर पता पाया, सूचना पाया कि दोनों एक्सपायर हुए। वहाँ की जाके देखे, वहाँ दोनों के मौजूद एक्सपायर देखे हम। उसके बाद में सब कहीं से चेकिंग किया, कहीं ना जहर का सूचना आया ना फांसी का सूचना आया। हम दोनों कुछ नहीं कार्रवाई आगे का। बारात गई थी, उसके बाद बारात विदा होकर के दुल्हन के साथ आई थी। दूल्हा दुल्हन दोनों घर में सो रहे थे और रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हुई है। और बाद में पुलिस को जब पता चला, पुलिस मौके पर गई। पीएम के लिए बॉडी को भेजा गया है
मौके पे वोमिटिंग के निशान और धब्बे उसके मिले हुए हैं, जिसको कब्जे में लिया गया है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और अतिशीघ्र इस बात का पता लगाया जाएगा कि दंपति की मौत कैसे हुई। पोस्टमार्टम के बाद जो भी तथ्य सामने आएगा मृत्यु संबंधी, उस आधार पर, उस साक्ष्य के आधार पर अग्रिम कार्रवाई कराई जाएगी। लखनऊ से खबर है, सीएम योगी आज करेंगे मातृभूमि योजना का शुभारंभ। 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार मिल रहा है। देखिए, 3145 ग्राम पंचायतों के सचिवों को सीएम योगी लैपटॉप देंगे। सीएम योगी राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत ये लैपटॉप बांटेंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे से इस कार्यक्रम का आयोजन है। ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के लिए ये योजना लाई गई है और इसे बड़े पैमाने पर आज लाभान्वित करने के लिए बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 3145 ग्राम पंचायतों के सचिवों के पास आज लैपटॉप होगा। तो किस आधार पर गांवों का चयन हो रहा है, सम्मान हो रहा है, लैपटॉप दिए जा रहे हैं, जरा देखिए। ग्राम पंचायतों में अच्छे काम के लिए उनका सम्मान किया जा रहा है। गांव में हर क्षेत्र पे विकास के बाद चयन हुआ है। इसके अलावा गांव में स्कूल, तालाब, खेलकूद का मैदान बनवाना लक्ष्य है। गौशाला, संकुल भवन, ग्राम सचिवालय, ये भी लक्ष्य है, इन्हें बनवाना होगा। गांव को साफ सुथरा सुंदर रखना होगा। खड़ंजा लगवाना, लाइब्रेरी बनवाना, ये सारे आधार होंगे चयन के लिए क्राइटेरिया। गांव में पब्लिक सिस्टम होना चाहिए। इसके अलावा गांव के लिए विकास का काम होना चाहिए, जन सुविधा केंद्र होना चाहिए, हेल्थ कैंप लगाना चाहिए। ये वो पैरामीटर हैं जिससे खरा उतरने के बाद सम्मानित किया जाएगा एक बड़ी प्रोत्साहन राशि के तौर पर, जो कि निर्धारित है। तो पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों तक न सिर्फ काम करने वाले पंचायतों को सम्मानित करना बल्कि प्रोत्साहित करना, जिस तरीके का पुरस्कार है वो वाकई बड़ी राशि है। इसीलिए तमाम पंचायतों को ये प्रेरणा मिले कि वो बेहतर से बेहतर काम करें। ये पॉइंट्स बना दिए गए हैं कि अगर इन बिंदुओं पर काम अच्छा हुआ तो फिर इन गांवों का चयन होगा, यानी पारदर्शी चयन होगा। जितना बढ़िया काम उतना बढ़िया इनाम। तो देखिए, आज ये बड़ी तस्वीरें आएंगी जहां आज सम्मानित किया जाएगा 3145 ग्राम पंचायतों के सचिवों को लैपटॉप दिया जाएगा। योजना के तहत मातृभूमि योजना का शुभारंभ होना है। 370 उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को पुरस्कार भी मिलेगा। और शामली के प्रसिद्ध हनुमान धाम में श्रद्धालुओं के लिए ड्रेस कोड लागू हो गया है, जिसे लेकर के लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आ रही है। ड्रेस कोड को फॉलो करने के लिए मंदिर के बाहर एक होर्डिंग लगाया गया है, जिसमें हाफ पैंट, जीन्स, शॉर्ट ड्रेस पहन करके मंदिर के भीतर प्रवेश की मनाही है। मंदिर के पदाधिकारियों का कहना है कि मंदिर में पूजा पाठ के लिए एक अलग पहनावा होता है। इस तरीके के कपड़े पहनकर आने वाले सिर्फ बाहर से ही हाथ जोड़ सकते हैं, उन्हें मंदिर के भीतर आने की परमिशन नहीं मिलेगी। इस वक्त हम शामली के प्रसिद्ध श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम सिद्धपीठ मंदिर में मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो यहाँ के प्रधान जी हैं सलील द्विवेदी जी, उनके द्वारा एक निवेदन किया गया है और सभी श्रद्धालु भक्तजनों से नम्र निवेदन है किया जाता है कि वह मर्यादित वस्त्रों के साथ ही मंदिर में प्रवेश करें। अमर्यादित छोटे वस्त्र व हाफ पैंट, बरमूडा, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट, कटी फटी जीन्स आदि पहनकर आने पर बाहर से ही दर्शन करें। तो इसी पर हमारे साथ बात करने के लिए श्री मंदिर हनुमान टीला हनुमान धाम के प्रधान जी सलील द्विवेदी जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर, जो ये बोर्ड लगाया गया है, क्या पूरा मामला? ये मामला कुछ नहीं, हम तो समय समय पर इस तरह के बोर्ड लगाते चले आ रहे हैं। पहले मर्यादित व्यवहार के लिए लोगों को आह्वान करते रहे कि मंदिर में आए तो थोड़ा व्यवस्था के अनुकूल चलें। हमारी संस्कृति की शुरुआत से ही धोती कुर्ते में अनुष्ठान करने का प्रावधान है। दर्शन करने का भी उसी में वो बात आ जाती है। तो हमने इसी को मद्देनजर रखते हुए, संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए हमने ये आह्वान किया है लोगों से मर्यादित वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें और उस हिसाब से दर्शन करें। देखो, लोगों की मानसिकता है, भगवान सबके हैं। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हम जैसे आते बिना कपड़ों के आते हैं। अगर लोगों की मानसिकता अच्छी है तो मतलब हमें अच्छी नज़र से देखेंगे। अगर हम ढके हुए वस्त्र भी पहन रहे हैं ना, लेकिन अगर लोगों की नज़र गंदे है तो अपनी गलत से देखेंगे। तो वो सब चीज़ मतलब वो है कि जिन्होंने ये बोर्ड लगाया है उनका मानना ये होगा कि मतलब मर्यादित कपड़े
पहनना चाहिए, तो एक मर्यादा के ये सही है गलत है? उसके बारे में वो देखो जिनकी मानसिकता है उनके हिसाब से है, मतलब मैं जिन्होंने लगाया उनके हिसाब से सही है, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि मतलब जो है सही है, बस हमें अपनी सोच का विकास करना चाहिए। शामली से पंकज प्रजापति, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।